हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सबके सामने लेकर आया हूं हिंदी साहित्य के जाने माने नाम मुंशी प्रेमचंद के बारे में। आज हम जो है साथियों जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में कि उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है किस प्रकार से अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज को जो है सही रास्ते पर सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया और साथ ही साथ उनके उपन्यासों में हमें समाज के जो यथार्थ रूप है कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है कि समाज जो है वो किस प्रकार से भ्रष्ट हो चुका है, किस प्रकार से समाज की जो रीतियां हैं, जो आडंबर हैं, जो उनके जो द्वारा किए गए जो अत्याचार हैं वो किस प्रकार से जो है गरीब जनता या दलित वर्ग या कृषक वर्ग को जो है प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी जो है काफी जाने माने जो नाम है हिंदी साहित्य के, और उन्होंने जो है हिंदी साहित्य को एक बुलंदियों तक ले जाने के लिए सराहनीय जो है प्रयास किया था। ठीक है जी, आज हम जो है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में विचार चर्चा करेंगे और जानेंगे मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व और मुंशी प्रेमचंद के रचनाओं के बारे में, रचनाओं के माध्यम से वो समाज को किस प्रकार की प्रेरणा देते हैं। ठीक है जी दोस्त, ठीक है साथियों, चलते हैं हम। साथ ही साथ आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बनने के लिए हमें जो है इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ ईटीटी, ठीक है, मास्टर मिस्ट्रेस, ठीक है, पीटीआई आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित किसी भी तरह की आप कोचिंग लेने के लिए, हमें ऑनलाइन कोचिंग के लिए संबंधित करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें जो है संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आज जो है बात करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद, ये आपको उनका एक चित्र जो है दिखाई दे रहा है, ये मुंशी प्रेमचंद जी का चित्र है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के जो है उनका जो जीवन है उनके बारे में। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 के करीब हुआ। ठीक है, और 8 अक्टूबर 1936 के नजदीक इनका मृत्यु काल माना जाता है। अब मुंशी प्रेमचंद जी जो है, इनके पिता का नाम था अजायब राय, ठीक है, माता का नाम था आनंदी देवी, और ये जो थे लम्ही और वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित माने जाते हैं, इनका जन्म स्थान है ये। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद का जो नाम है मुंशी प्रेमचंद, ये मुंशी प्रेमचंद जो नाम है इनको बाद में जो है रखा गया। पहले इनका नाम था धनपत राय, जो इनका असली जो वास्तविक नाम हम कह सकते हैं वो है धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद जी जो है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी उपन्यास लिखे वो आदर्शोन्मुखी थे, यथार्थवादी थे, यानी कि उन्होंने समाज में जो है उपन्यासों के माध्यम से समाज का जो सही वास्तविक चित्र जो है हमारे सामने पेश किया है। ठीक है, अब हम आते हैं ये जो उपन्यास जो है, ठीक है, उपन्यास जो शब्द है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उपन्यास जो शब्द है, ठीक है, जिसको नॉवल बोला जाता है, उपन्यास जो शब्द है ये जो है उप, ठीक है, प्लस न्यास, ठीक है, उप प्लस न्यास से बना है। उप का अर्थ होता है नजदीक, ठीक है, उप का अर्थ होता है नजदीक, और न्यास का अर्थ होता है द्रोहर, ठीक है, द्रोहर। ठीक है, अब इसका ये जो हमारे सामने अर्थ जो है निकल कर आ रहा है कि समीप रखी हुई वस्तु, ठीक है, समीप रखी वस्तु, समीप रखी वस्तु। मुंशी प्रेमचंद जी का मानना है कि जो उपन्यास है वो मानव मात्र के चित्रण का उद्घाटित करते हैं। उद्घाटित कैसे करते हैं कि वह जो मानव का जो चरित्र है उसको परत दर परत, जैसे कि फूल की पंखड़ियां हो, फिर पंखड़ियां, फिर वो फूल बनता है, तो उसी प्रकार जो उपन्यास है वो मानव के जो चरित्र है उसको परत दर परत खोलने का जो है प्रयास करता है। अब उपन्यास जो है
ठीक है, उपन्यास जो है वो संपूर्ण जीवन की झांकी भी कहलाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो उपन्यास है वो ना कि एक किसी वस्तु को लेकर या किसी एक विषय को लेकर आगे नहीं बढ़ता। जो उपन्यास है उसमें जो मुख्य कथा होती है, ठीक है, उपन्यास में जो मुख्य कथा है उसी कथा के साथ साथ एक गौण कथा भी चल सकती है, और कह सकते हैं कि आप जो कह सकते हैं कि बीच में आकर वो कथा कहीं भी लुप्त भी हो सकती है। कहने का भाव ये है कि जो उपन्यास है वो क्या है कि संपूर्ण जीवन की उद्घाटित की हुई चित्र है, यानी कि उसमें जो है संपूर्ण चित्र जो है वो दिखलाई पड़ता है। ठीक है, सेवा सदन, अब इनका उपन्यास है सेवा सदन। ठीक है जी, सेवा सदन इनका उपन्यास है, और जो ये सेवा सदन जो उपन्यास है ये 1918 के करीब रचा गया। ठीक है जी, यह उपन्यास पहले बजारे हुसन नाम से उर्दू में लिखा गया था। यानी कि सेवा सदन जो उपन्यास है, पहला जो ये उपन्यास लिखा गया सेवा सदन 1918 में, ये बजारे हुसन के नाम से लिखा गया था, परंतु क्या हुआ कि बाद में इसे प्रकाशित नहीं करवाया गया। ठीक है, और हिंदी में इसे बाद में प्रकाशित करवाया गया। यानी कि कहने का भाव ये है कि ये पहले उर्दू में जो है लिखा जा चुका था बजारे हुसन के नाम से, लेकिन उसे उर्दू में प्रकाशित नहीं करवाया गया, क्योंकि बाद में इसे हिंदी में प्रकाशित करवाया गया। इसमें क्या है सेवा सदन में, इसका मूल संवेदना या मूल भाव क्या है सेवा सदन का? अब सेवा सदन का मूल भाव है कि इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं, ठीक है, विवाह से जुड़ी समस्याओं यथा तिलक, दहेज की प्रथा, ठीक है, तिलक, दहेज की प्रथा, कुलीनता का प्रेषण, विवाह के बाद घर में पत्नी का स्थान, ठीक है, और समाज के वैश्याओं की स्थिति आदि का चित्रण किया गया है। मैंने आपको पहले ही ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जो अपने कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं, उनका क्या है कि उन्होंने यथार्थ और आदर्श मुखी समाज की स्थापना करनी चाहिए। अब यथार्थ का मतलब होता है कि सत्य, बिल्कुल सत्य लिखना। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय की समाज में स्थिति क्या थी औरतों की, देखो विवाह से जुड़ी उनके समस्याएं थी, तिलक था, दहेज की प्रथा भी थी उस समय, कुलीनता का प्रश्न भी उनपे उठता था, और विवाह के बाद घर में पत्नी की क्या स्थान होता है कि विवाह के बाद जो है घर में पत्नी जो है जो घर का कार्य करती थी, बच्चों को संभालना, और उन्हें जो है पर्दा प्रथा भी थी उस समय, और जो है उच्च लोगों के सामने उसे बोलने नहीं दिया जाता था। यानी कि कहने का भाव यह है कि सेवा सदन उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने जो है विवाह से जुड़ी समस्याएं, जो नारी से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको उठाया है, और साथ ही साथ नारी का समाज में क्या स्थान था, ठीक है, और उस समय की जो वेश्याएं थी उसका क्या स्थिति वर्णन था, उसका चित्रण भी जो है हमें सेवा सदन में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रेमचंद ने स्वयं इसे हिंदी का बेहतरीन नॉवल कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण कह सकते हो आप। हिंदी का बेहतरीन नॉवल प्रेमचंद ने किसे कहा है? ठीक है, हिंदी का बेहतरीन नॉवल जो है प्रेमचंद ने किसे कहा है? तो वो कहा है सेवा सदन को। सेवा सदन को मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नॉवल कहकर पुकारा है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास उनका उपन्यास है प्रेमाश्रय। अब प्रेमाश्रय उपन्यास जो है वो 1922, ठीक है, 1922 ईस्वी के करीब जो है वो लिखा गया प्रेमाश्रय। अब प्रेमाश्रय जो है वो भी पहले क्या था, उर्दू में था। ठीक है, अब आपको मैं ये एक यहां स्पष्ट ही कर दूं, मुझे अब थोड़ा सा स्मरण हो गया, याद हो गया कि ये पहले जो थे उर्दू में लिखते थे, पहले जो है प्रेमचंद जी उर्दू में लिखते थे। ठीक है, उर्दू में लिखते थे, और वो भी लिखते थे नवाब राय के नाम से ये उर्दू में लिखते थे। तब इन्होंने लिखा सोजे वतन। तो सोजे वतन जो था वो क्या था कि उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी। जो सोजे वतन इनका था संग्रह, जो कह सकते हैं यहाँ भी इनकी जो कृति थी सोजे वतन, उसमें क्या था कि क्रांतिकारी थोड़े से भाव थे,
समाज को जो है उच्च की तरफ ले जाने की भावनाएं थी, ठीक है, समाज को जो है सही लीक पर ले जाने की भावनाएं थी, और कहीं ना कहीं इनका सोजे वतन जो है वो जनमानस को, ठीक है, वो जनमानस को बंधन की बेड़ियों से निकलकर, अंग्रेजी बंधन की बेड़ियों से निकलकर जो है आजाद स्वतंत्रता की ओर धकेल रहा था, ठीक है। तो पहले ये नवाब राय में लिखते थे तो इन्होंने सोजे वतन लिखा, तब ये जाकर जब अंग्रेजी हुकूमत को ये मालूम पड़ा कि ये तो जो है बिल्कुल, कहते हैं कि सरकार जो होती है वो क्रांतिकारी लोगों से ज्यादा खौफ खाती है, और ऐसा साहित्य वो चाहते थे कि ना लिखा जाए जो कि हमारी हुकूमत के खिलाफ हो। तो प्रेमचंद जी ने ऐसा कुछ जो सोजे वतन में लिख दिया, जिसके कारण जो है अंग्रेजी हुकूमत को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, उनको जो है सोजे वतन को उन्होंने जला डाला, ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत ने उसको जला डाला, और जो प्रेमचंद जी हैं उनको क्या है, कैद कर दी। तो क्या किया कि प्रेमचंद ने नवाब राय से जो उर्दू में लिखते थे वो लिखना छोड़कर ये जो है प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लग गए, ठीक है, फिर ये हिंदी में लिखने लग गए मुंशी प्रेमचंद के नाम से, ठीक है। तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट ये जानकारी थी जो मैंने आपसे जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि साझी की, ठीक है। आगे हम देखते हैं सोजे जो सॉरी ये प्रेमाश्रय है, ये गोश्य आफियत नाम से उर्दू भाषा में लिखा गया, परंतु प्रकाशित इसे हिंदी अनुवाद हुआ। यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो वो है प्रेमाश्रय, ठीक है जी। प्रेमाश्रय जो है हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, कृष्ण जीवन की समस्याओं और चित्रण का वर्णन प्रयास और उपन्यास में लक्षित हुआ है। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, प्रेमाश्रय। और प्रेमाश्रय में जो क्या है जो प्रेमचंद जी है उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, और कृष्ण जो है जो किसान है उसकी जीवन की समस्याओं का चित्रण वो इस उपन्यास में करते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने किसान के जीवन से समस्याओं से जो समस्याएं हैं उनका जो चित्रण किया, साथ ही साथ इनका एक आगे हमें यह भी देखने को मिलेगा, इनका उपन्यास है गोदान, उसमें भी क्या है कि किसान के कृषक के जीवन की समस्याओं का चित्रण जो है किया गया है कि किस प्रकार रीति रिवाज जो होते हैं, ठीक है, उच्च लोग जो होते हैं, उच्च कुलीन के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से कृषक लोगों से या मेहनत करने वाले मजदूरों से कैसा रवैया कैसा व्यवहार करते हैं, वो हमें गोदान में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमें इनके उपन्यासों से कहीं ना कहीं नारी जीवन पर हो रहे अत्याचार से भी हमें ये जो है अवगत करवाता है कि नारी की क्या स्थिति थी उस समय, ठीक है। चलते हैं, यह गांधीवाद एक बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित उपन्यास है। कौन सा, प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय जो है वो गांधीवाद एक बोल्शेविक क्रांति से भी प्रभावित काव्य है। इसके और साथ ही साथ प्रेम के माध्यम से वो हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज्य की स्थापना का मुख्य ध्येय है। क्योंकि देखो इनका मैंने आपको पहले बताया, इनके जो उपन्यास थे आदर्शोन्मुखी और यथार्थवादी थे, तो कहीं ना कहीं ये राम राज्य की स्थापना का इनका मुख्य उद्देश्य था, ध्येय था, ठीक है। अब आते हैं इनके उपन्यास रंगभूमि पर। रंगभूमि जो उपन्यास है वो 1925 के करीब लिखा गया, ठीक है, और ये उपन्यास में चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखा गया। अब आपसे ये एग्जाम में जो है इस प्रकार का प्रश्न जो है आपको सामने समक्ष आ सकता है कि चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखा गया उपन्यास हिंदी में किस नाम से लिखा गया, तो वो लिखा गया रंगभूमि 1925, ठीक है। तो यह उपन्यास महात्मा गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित है, ठीक है। रंगभूमि जो उपन्यास है वो महात्मा गांधी जी की व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से भी प्रभावित माना जाता है। इसमें मुख्य कथा के साथ साथ क्या है, विनय सोफिया की गौण कथा है। मुख्य कथा के साथ साथ मैंने आपको बताया कि उपन्यास में गौण कथा भी होती है, ठीक है, गौण कथा भी जो चलती है साथ साथ। तो गौण कथा क्या है रंगभूमि में, विनय सोफिया की गौण कथा, ठीक है। आगे इनका उपन्यास है कायाकल्प। अब इनका जो उपन्यास है कायाकल्प
उसका प्रकाशन जो है वो 1926 में हुआ। कायाकल्प जो है वो 1926 में रचित माना जाता है। तो कायाकल्प जो है, ठीक है, उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं अपने उपन्यास के माध्यम से कि जो समाज में जो ढोंगी बाबा हैं, ठीक है, जो कि ये दिखलाते हैं कि हम अपने चमत्कार से, अपनी सिद्ध शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो आपका जो दुख है वो सुख में परिवर्तन कर सकते हैं हम। तो कहीं ना कहीं कायाकल्प में समाज में फैले हुए इन ढोंगी बाबाओं का जो आडंबर है, जो चमत्कार पूर्ण युक्तियां हैं, उनका जो है पूर्ण जोर विरोध किया है कायाकल्प में प्रेमचंद जी ने। साथ ही साथ वो कहते हैं कि वृद्ध तरुणी को मैं बदलना, यानी कि एक वृद्धा को, एक कह सकते हैं कि बूढ़ी को यौवन, यौवनी, तरुणी, जवान, साधारण भाषा में कह सकते हैं कि बनाना, ठीक है, प्रेमी युगल का नक्षत्र लोक शेर सपाटा आदि का बाहुल्य पाया जाता है। इसमें सांप्रदायिक समस्या को भी निरूपित किया गया है, यानी कि सांप्रदायिक समस्याएं हैं उनका भी इन्होंने निरूपण किया है। ठीक है, कायाकल्प में हमें मालूम पड़ा कि ढोंगी बाबाओं और जो पूर्ण जन्म की स्मृतियां हैं, यह सब ढोंग है, किसी तरह का जो है आडंबर है, जो कि समाज को खोखला कर रहा है। रंगभूमि हमने देखा कि गांधी जी की सत्याग्रह नीति से प्रभावित जो है मुख्य कथा है, और साथ में जो है सोफिया की कथा भी गौन चलती है। अब आते हैं हम निर्मला। निर्मला उपन्यास इनका जो है 1927 के करीब जो है लिखा गया। ठीक है जी, निर्मला उपन्यास 1927 के करीब लिखा गया। इस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की उभारा गया है कि निर्मला में क्या हुआ कि दहेज प्रथा, ठीक है, जो कि बहुत ही समाज में अब भी अपनी जड़ बनाए हुए हैं। ठीक है, बावजूद इसके कि हमारे जो सरकारें हैं, हमारा जो समाज है, इसको कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से ही कहता है कि ये काफी दहेज प्रथा पर जो है हमने लगाम लगाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज भी जो है हमें समाज में एक कृति देखने को मिलती है। ठीक है, उपन्यास में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को उबारा गया है, यानी कि अनमेल विवाह यानी कि किसी यौवन लड़की का किसी वृद्ध से विवाह हो जाना, या छोटी उम्र की लड़की का किसी अधिक उम्र के लड़के से, या अधिक मतलब कह सकते हैं व्यक्ति से जिसकी उम्र अधिक हो उससे विवाह हो जाना, तो उसे कहते हैं अनमेल विवाह। ठीक है, साथ ही साथ दहेज प्रथा, अनमेल विवाह को उबारा गया है, और दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाली पारिवारिक विघटन। अब पारिवारिक विघटन कैसे होता है कि अगर कोई दहेज में विवाह करता है, दहेज को लेकर या दहेज देकर विवाह करता है अपनी बेटी का, तो ठीक है कि बाद में वो जो रिश्ते होते हैं उसमें टकराव होता है, और समाज जो है कहीं ना कहीं उससे अवगत होता है, कहीं ना कहीं उससे विघटित होता है। परिवार के साथ साथ समाज भी विघटित होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो परंपराएं हैं, ये जो कुरीतियां हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज को खोखला कर रही है। ठीक है, तो होने वाले पारिवारिक विघटन एवं विनाश का चित्रण किया गया है, और ये अब क्या हुआ कि इस पर जो है टीवी धारावाहिक भी रूप में प्रसारित हो सकता है, यानी कि टीवी के माध्यम से, यानी कि धारावाहिक के माध्यम से लोगों को जो है दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के जैसी कुरीतियों से अवगत करवाया जा रहा है, और इन्हें नकारने और इन्हें दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं, इनका उपन्यास है गबन। गबन उपन्यास जो है 1931 ईस्वी में लिखा गया। इसका जो नायक है वो है रमानाथ। ठीक है, गबन जो उपन्यास है उसका जो नायक है वो है रमानाथ, और इसकी नायिका जो है वो है जालपा। जालपा इसकी नायिका है। इसको प्रेम माध्यम बनाकर मध्य वर्ग की कमजोरियों एवं उनके खोखलेपन को निरूपित किया गया है, यानी कि मध्य वर्ग की जो कमजोरियां हैं, उनके खोखलापन है, और उनका जो आभूषण प्रिय यानी कि आभूषणों से प्यार। ठीक है, कि किस प्रकार से वो जो मध्य वर्ग है वो किस प्रकार से वो एक दूसरे से यह दिखलाते हैं कि वो किस प्रकार से आभूषणों पर, गहनों से प्यार करते हैं। ठीक है, अब आता है कर्म भूमि। कर्म भूमि जो है वो 1933 के करीब लिखा गया। ठीक है, प्रेमचंद का उपन्यास है कर्म भूमि। इसमें क्या हुआ कि कर्म भूमि में जो है समाज में रहने वाले हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याएं, कि समाज में जो हरिजन रहते हैं,
जो जिसको समाज जो है जो कि निशास्त्रित रूप में देखता है, ठीक है, और उनको जो है एक सही वर्ग के रूप में जो है स्वीकार नहीं करता, ठीक है। हरिजनों की स्थिति, उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है। साथ ही इनके प्रेमाश्री उपन्यास में केवल किसान लड़ाई के मैदान में थे, वही उपन्यास में मजदूर भी हैं, ठीक है। किसमें? कर्म भूमि में। देखो प्रेमाश्री में क्या था, हमने पढ़ा था कि किसान की लड़ाई है, किसान की व्यथा है, किसान की समस्याएं हैं, किसान की मजबूरियां हैं, उसको उद्वेलित किया गया है। साथ ही साथ इस उपन्यास में कर्म भूमि में क्या किया गया है कि किसान के साथ साथ मजदूर भी, ठीक है, छात्र है, मध्य वर्ग है, हिंदू, मुसलमान, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन, सभी लोगों को संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। तभी इसका नाम क्या है उपन्यास का? कर्म भूमि, यानी कि जो जीवन है वो कर्म भूमि है, ठीक है। तो कर्म भूमि जो है उसमें सभी को एक समान एक व्यथा में उतरना पड़ता है, मजदूर को भी, किसान को भी, छात्र, मध्य वर्ग, हिंदू, मुसलमान, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन आदि सभी लोगों को कर्म भूमि जो है वो अपनी ओर जो है खींचती है, और कर्म भूमि में ही जो है जो व्यक्ति अपना सफलता को हासिल कर सकता है। गोदान, वेरी मोस्ट कह लीजिए या अधिक महत्वपूर्ण कह लीजिए, आपका ये उपन्यास आपके समक्ष है गोदान, जिसको कृषक वर्ग का महाकाव्य भी नगेंद्र जी ने कहा है, ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य गोदान। गोदान के माध्यम से जो हमारे लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है गोदान के माध्यम से कृषक वर्ग, किसान की व्यथा, मजबूरियां और साथ ही साथ उस समाज में व्यथित आडंबर रीति रिवाज, साथ ही साथ नारी की स्थिति, ठीक है, और उच्च कुल नीच कुल का जो है वर्णन, ठीक है, ऊंचा कुल नीचे कुल से किस प्रकार का जो व्यवहार करता है, ठीक है, साथ ही साथ प्रेम विवाह, ठीक है, और इसके साथ ही साथ और भी अन्य कृतियां जो उस समय समाज में जो थी उनका वर्णन गोदान में बड़ी भली भांति जो है रूप में किया गया है। और हमें ऐसा मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं गोदान नामक जो उपन्यास है वो पूरे समाज को जो है प्रसारित कर रहा है, उद्वेलित कर रहा है, हमें जो है दिखाने का, जो एक चित्र मात्र दिखाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। यह प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है क्योंकि यह 1935 में लिखा गया। इसमें किसान व मजदूर वर्ग की समस्याओं को निरूपित किया गया है। इनका नवजात शिशु, ठीक है, माता दीन व सिलिया आदि इसके अन्य पात्र हैं। अब इसका जो मुख्य नायक है, गोदान का मुख्य नायक है, वो है होरी, ठीक है, वो है होरी। होरी की जो पत्नी है वो है धनिया, ठीक है, धनिया। तो धनिया जो है वो होरी को काफी समझाती है क्योंकि जो इनकी पत्नी है धनिया, इसमें कहीं ना कहीं जो है प्रगतिवादी विचार हैं, ठीक है, प्रगतिवादी विचार हैं, लेकिन क्या है कि पुरुष प्रधान समाज है। होरी जो है घर का मुखिया है, वो इसको डांटता है, फटकारता है और इसको चुप करवा देता है। अब होरी का एक पुत्र है जिसका नाम है गोबर। ये भी जो है प्रगतिवादी विचार रखने वाला पात्र है। ये अपने जो पिता हैं होरी, उनको काफी समझाता है कि आप जो हैं इनके कहते हैं कि इनसे कर्ज मत लो, इतना कर्ज लेते हैं और हम चुका भी देते हैं और वो हमसे चुकाया भी नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक प्रगतिवादी कह लीजिए, यथार्थवादी कह लीजिए, या कह लीजिए कि जो है समाज को जो है बिल्कुल सही रास्ते पर लाने वाला पात्र है, जो कि ये जो गोदान में दिखाया गया है कि गोबर जो है होरी के साथ इनकी बनती है क्योंकि विचारों का मतभेद है। पिता और पुत्र में बनती नहीं क्योंकि विचारों का मतभेद है। अब आते हैं अपने जो है उपन्यास पर। यह है डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को जो है ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है गांव के जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। संस्कृति का महाकाव्य है, कृषि संस्कृति का महाकाव्य है क्योंकि इसमें जो है किसान वर्ग की जो समस्याएं हैं, जो उनकी कह सकते हैं हम व्यथा है, उसको जो है वर्णन किया गया है। ग्रामीण जीवन इतना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण
हिंदी के किसी उपन्यास में नहीं मिलता। इसीलिए जो है गोदान को ग्रामीण जीवन की कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। अब आते हैं मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है इनका अपूर्ण उपन्यास है, मतलब वो इन्होंने इनसे किसी कारण जो है वंश वो पूरा नहीं हो सका। इस उपन्यास को बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया और 1948 में इसे प्रकाशित करवाया। मंगलसूत्र जो है अपूर्ण उपन्यास है, इसको मंगलसूत्र को पूर्ण करने का कार्य इनके पुत्र अमृत राय ने किया। तो इससे हमें पता लगा कि प्रेमचंद के पुत्र का नाम अमृत राय है और 1948 में इसे प्रकाशित करवाया गया। प्रेमा अर्थात दो सखियों व विवाह हिंदी रूपांतर 1929 में प्रतिज्ञा के नाम से करवाया गया था। सेवा सदन 1918 में मौलिक एक प्रौढ़ उपन्यास माना जाता है। सेवा सदन जो है वो 1918 ही इनका प्रथम एक मौलिक उपन्यास माना जाता है। प्रारंभ में ये नवाब राय से लिखते थे, जो कि मैंने पहले ही आपको आरंभ में ही बता दिया था। उर्दू में लेखन कार्य करते, उर्दू कहानी सोजे वतन की अंग्रेज सरकार, ये मैंने आपको पहले बता दिया गया कि अंग्रेज सरकार ने वो जब्त कर लिया। बाद में इन्होंने अपना नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद रख लिया। इनका मूल नाम था धनपत राय। यहां तक का जो विचार जो है हमसे आपसे मैंने इस बारे में विचार आपसे पहले ही कर लिया है, ठीक है। इनका बचपन जो है खेत खलियानों में गुल्ली डंडा आती पाती खेलने में, उस्तादों को चिढ़ाने खिजाने या गरीबी से लड़ने झगड़ने में बीता था, ठीक है। ये धर्म में आर्य समाजी है और राजनीति में गांधीवादी है। राजनीति में जो है प्रेमचंद जी जो है गांधीवादी को मानते हैं और धर्म में ये आर्य समाज को मानते हैं। मंगलसूत्र इनका अंतिम अप्रकाशित अधूरा उपन्यास माना जाता है, जिसके कारण ये अमृत राय द्वारा पूर्ण करके 1948 में प्रकाशित करवाया गया था। अब जो है इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन, भाषा भाव, आशा आकांक्षा, सुख दुख, सूझबूझ जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने आदर्शमुखी और यथार्थवादी जो है अपने उपन्यास लिखे, ठीक है। और उपन्यास में मैंने आपको बताया कि सारे जीवन की झांकी जो है, प्रस्तुत जो झांकी है वो संपूर्ण जीवन की झांकी जो है पेश की जाती है। प्रेमचंद शताब्दियों से पद ललित, अपमानित, उपेक्षितों की आवाज थे। यानी कि पद ललित जिसको जो दलित हैं, जो कि कह सकते हैं कि कृषक थे, मजदूर थे, जो अपमानित होते थे, जिनकी उपेक्षा की जाती थी, उनकी आवाज जो है प्रेमचंद जी हुए, ठीक है। तो इनको हिंदी गद्य साहित्य का युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। हिंदी गद्य साहित्य का इन्हें युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। और प्रेमचंद जो थे वो आदर्शमुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। क्योंकि ये इनका जो है आदर्शमुखी यथार्थवादी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पंक्ति है, और ये इन्होंने इसी से संबंधित जो है अपने उपन्यास लिखे। अमृत राय ने कलम का सिपाही और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर लिखकर इनकी श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। यानी कि अमृत राय ने कलम का सिपाही जीवनी लिखी, किसके बारे में? प्रेमचंद जी के बारे में। और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर लिखा प्रेमचंद जी के बारे में, ठीक है। इन्होंने शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर पद कार्य भी किया था। यह था आज हमारा मुंशी प्रेमचंद पर जो है विचार विमर्श, उनके उपन्यासों पर कि किस प्रकार उन्होंने उपन्यास लिखे, ठीक है। और उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने आदर्श और यथार्थ को जो है सर्वप्रथम आगे रखा और समाज को सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमने हमने प्रेमचंद के बारे में काफी कुछ जाना, ठीक है, उनके उपन्यासों के बारे में जाना, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो है ऑनलाइन कोचिंग जो है अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग का भी ले सकते हैं। ईटीटी, ठीक है, मास्टर मिस्ट्रेस बीटीआई आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। और इन स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप हमें नेम, अपना पेपर यानी कि सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर, सिटी, मेल, फीमेल टाइप कर आप इन नंबरों पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं अब आपसे आज्ञा चाहता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नए उपन्यासकार के साथ एक नए
लेखक के साथ। तभी आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर जो है काफी पसंद आया होगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद पर था। और मैं ये आशा करता हूं कि आप इस लेक्चर से काफी कुछ जो है आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तभी के लिए मुझे दिए इजाजत। धन्यवाद।